कहानी की शुरुआत एक बच्ची के साथ होती है जिसका नाम जैनी है। जैनी को अपने कमरे में डर लग रहा होता है भूत का, तो जैनी अपने दादा माधव मैथ्यूज़ के पास जाती है। माधव जैनी को बेड पर बिठाकर भूत ढूंढता है उसके कमरे में और उसको कहीं भी भूत नहीं मिलता। तो अपनी पोती को समझाकर कि भूत नहीं है, माधव वहाँ से जा रहा होता है। पर जैसे ही माधव वहाँ से जा रहा होता है, जैनी उसे अपने बेड के नीचे देखने को बोलती है। जब माधव बेड के नीचे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर रियल जैनी डरी हुई बैठी है। अब तक माधव जैनी समझ के जिससे बात कर रहा था वो एक घोस्ट होती है एंड इसके बाद माधव की मौत हो जाती है। तो प्रेजेंट डे के अंदर वो विला जिसके अंदर मैथ्यू की डेथ हुई थी खाली होता है एंड फिर कहानी स्टार्ट होती है 3 बच्चों और एक डॉग के साथ, जिसमें समीरा पुलिस वाले की बेटी है एंड बंटी एंड गबलू उसके फ्रेंड है। इन तीनों का एक ग्रुप भी होता है जिसका नाम घोस्ट क्लब है। ये तीनों मैथ्यू की फेमस बुक द घोस्ट ऑफ सुल्तानपुर से इंस्पायर होकर भूत को ढूंढने के लिए ये विला की तरफ जाते हैं। लेकिन इन्हें पता लगता है कि विला में एक फैमिली शिफ्ट हो गई है जो कि जैनी ही है। जैनी को अपने बचपन के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वह अपने हस्बैंड एंड 2 बच्चों अनया एंड निक के साथ मुंबई से दोबारा गोवा के उसी विला में शिफ्ट होती है जो उसके दादा का होता है। सामान शिफ्ट करते हुए उन्हें एक पुराना टाइपराइटर मिलता है जिसे जैनी बाहर फेंकने के लिए बोलती है, बट उस टाइपराइटर पर अन्या की नज़र पड़ जाती है एंड वो जिद करती है उस टाइपराइटर को घर में ही रखने के लिए। इसी बीच पता लगता है कि एक लेबर जो सामान शिफ्ट करने के लिए आया हुआ था उसे मैथ टीचर अमित राव ने रिश्वत दी होती है वो टाइपराइटर चुराने के लिए, बट वह चुरा नहीं पाता एंड अमित को ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने उसके पैसे नहीं दिए तो वह जाके विला के मालिक को बता देगा कि उसने उससे चोरी करने के लिए कहा था। बट अमित बहुत चालाक होता है और उसे उसी बार के अंदर जान से मार देता है। पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो उन्हें बार के मालिक जेम्स से विला के कुछ डार्क सीक्रेट पता लगते हैं। चैप्टर 2 की शुरुआत जैनी की मेड मारिया से शुरू होती है। मारिया सफाई कर रही होती है, तभी उसे टाइपराइटर के चलने की आवाज़ आती है। मारिया वहाँ जाकर देखती है तो जैनी टाइपिंग कर रही होती है एंड मारिया को बोलती है कि वह नहाने जा रही है। इसके बाद जैनी ऊपर वाले कमरे में चली जाती है। मारिया सफाई करती हुई रूम से बाहर आती है और जैनी को घर के अंदर घुसते हुए देखती है। मारिया बहुत ही डर जाती है क्योंकि 1 सेकंड पहले उसने जैनी को रूम से ऊपर जाते हुए देखा होता है एंड अब जैनी बाहर से अंदर आती हुई दिखती है। मारिया काम छोड़कर भागती है, बट घोस्ट जो जिसने जैनी का रूप ले रखा है मारिया को रास्ते में ही मार देता है। मारिया की डेथ के बाद जैनी बहुत परेशान हो जाती है और वो पुराने कागजों में कुछ ढूंढती है जिनमें उसे फ़कीर के बारे में पता चलता है। जैनी डिसाइड करती है बार ओनर से मिलने के लिए ताकि उसे अपनी नैनी के बारे में पता चल जाए, बचपन में जो जैनी के यहाँ काम करती थी। समीरा एंड उसके ग्रुप को लगता है कि शायद वो मारिया के फ्यूनरल में मारिया की आत्मा को देख सकते हैं, इसलिए वो स्कूल क्लॉक के साथ छेड़छाड़ करके उसे 1 घंटा आगे बढ़ा देते हैं जिससे उनकी छुट्टी जल्दी हो जाती है एंड बच्चे मारिया के फ्यूनरल के वहाँ फादर को धक्का दे देते हैं गलती से। फ्यूनरल में जेम्स जो बार ओनर है जैनी से मिलता है एंड उसे बताता है कि फ़कीर किसी ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के अंदर फंसा हुआ है जो उस विला में रखी हुई है एंड जैनी को ब्लड मून रात से पहले उसे उस चीज़ को ढूंढकर उसे ख़त्म करना होगा। एंड ये बात जैनी के भूत को पता लग जाती है कि जेम्स जैनी की हेल्प कर रहा होता है। जैनी का भूत जेम्स को मारिया की तरह ही ख़त्म कर देता है, लेकिन इस बार जैनी के भूत को जेम्स को कत्ल करते हुए समीरा छुप कर देख लेती है एंड बाद में वो जैनी के घर जाके उसे बताती है, बट जैनी को उस टाइम समीरा पर विश्वास नहीं होता। कहानी का तीसरा एपिसोड फ्लैशबैक 1950 के सुल्तानपुर से स्टार्ट होता है, जहाँ एक आंटी चारू एक बूढ़े दीवान को देखने आती है जिसकी तबीयत बहुत ख़राब है एंड वो मेडिसिन लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता लग जाता है कि उसके दोनों बच्चे बहुत लालची है एंड दीवान को अब जीने की कोई इच्छा नहीं होती। तो वो चारू से खुद को मारने के लिए बोलता है। चारू के पास कुछ ऐसी पावर्स है जिससे वो लोगों की आंखों के अंदर देख के उन्हें मार सकती है। चारू शुरू में तो मना करती है, बट दीवान की हालत देखकर एंड उसकी जिद देखकर राजी हो जाती है। दीवान अपनी मौत के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी चारू के नाम कर देता है जिससे उसके बेटे बहुत भड़क जाते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है एंड चारू के पास जाके उसे पिशाचनी चुड़ैल वगैरह बुलाते हैं। उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने काला जादू करके उनके पिताजी से प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। वो मना करती है। वह उन्हें बताती है कि उसके पास कुछ भी नहीं है और वो उसमें ही खुश है एंड साथ में ही वो बोलती है कि वो प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करने के लिए भी तैयार है अगर उनके बेटे को प्रॉपर्टी चाहिए तो। लेकिन दीवान के बेटे कुछ नहीं सुनते एंड उसको मारने की धमकी देके चले जाते हैं। अगले दिन जब चारू का बेटा जो स्कूल से घर की ओर जा रहा होता है, दीवान के बेटे को दिख जाता है एंड वो उसे पकड़ के मारते हैं, पीटते हैं और उसके हाथ पे कांच के टुकड़े से लिख देते हैं फ़कीर। तो जब चारू को इसका पता लगता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों भाइयों के पास जाकर उन्हें पुलिस की धमकी देती है, बट वो नहीं मानते एंड दीवान का बड़ा बेटा चारू और उसके बेटे दोनों को मारने लगता है। चारू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी शक्तियों से दीवान के बड़े बेटे को वहीं मार देती है। यह देखकर बाकी घर वाले डर जाते हैं
चारू फटाफट अपने घर पहुंचती है और अपना सामान बांधती है वो जगह छोड़ने के लिए। लेकिन दीवान का दूसरा बेटा गांव वालों को इकट्ठा करता है और उन्हें कन्विंस कर लेता है कि चारू एक पिशाचनी है और काला जादू करती है। गांव वाले मिलकर चारू के घर में आग लगा देते हैं, जिसमें चारू और चारू का बेटा होता है। चारू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे को सिखाती है कि दुनिया बहुत बेकार है, यहाँ अच्छे लोग नहीं हैं और दुनिया में अच्छा बनने का कोई फायदा नहीं है। और वो उसे ये भी बोलती है कि चाहे तेरे सामने पूरी पूरी फौज क्यों ना जाए, तुझे कभी नहीं झुकना। ऐसा बोलकर चारू अपनी शक्ति अपने बेटे को दे देती है और वहां से उसे भगा देती है। खुद गांव वालों के सामने बाहर आती है। तभी दीवान का छोटा बेटा उसे गोली मार के उसकी हत्या कर देता है। एपिसोड 4 में भी कहानी पास्ट से ही शुरू होती है, बट इस बार 1982 से। माला नाम की एक पुलिस ऑफिसर एक वांटेड आदमी फकीरा के पास से गुजरती है। माला स्टेशन में कॉल करती है और वहाँ से फौज बुलाती है एंड उस आदमी की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए वह उसके पीछे पीछे उसके घर तक चली जाती है। बहाना बनाकर माला उसके घर में घुस जाती है एंड फकीरा अपने घर में लोगों से बात कर रहा होता है, बट माला को फकीरा के अलावा और कोई नहीं दिखता। बातचीत करने से फकीरा को पता लग जाता है कि माला उसके घर में झूठ बोलकर घुसी है और वह एक पुलिस ऑफिसर है जो फकीरा को अरेस्ट करवाने के लिए वहाँ पर आई है। फकीरा अपनी माँ से मिली हुई शक्तियों से माला को मार देता है, बट तभी वहाँ पूरी पुलिस की फौज आ जाती है। फकीरा फौज पर हावी पड़ रहा होता है क्योंकि उसके पास उसकी माँ की दी हुई शक्तियाँ हैं, बट तभी फकीरा की बीवी पुलिस ऑफिसर को उसकी आंखें ढकने के लिए बोलती है क्योंकि फकीरा अपना सारा जादू अपनी आंखों से ही करता है। पुलिस फकीरा की आंखें ढक देती है एंड उसे अरेस्ट कर लेती है एंड कोर्ट में फकीरा को फांसी की सजा मिलती है। प्रेजेंट डे में जैनी अपनी नैनी को ढूंढ लेती है, जिससे उसे माधव एंड पुराने रहस्यों के बारे में पता चलता है। माधव एक मशहूर घोस्ट स्टोरी राइटर होता है, बट उसके पास उसकी सारी स्टोरी खत्म हो जाती है, सारी स्टोरीज के आइडियाज खत्म हो जाते हैं एंड तभी उसे फकीरा के बारे में पता चलता है। डेस्परेट माधव फकीरा से कांटेक्ट करता है जेल के अंदर एंड माधव जोर देता है कि फकीरा उसे रियल स्टोरी बताए। फकीरा माधव को रियल घोस्ट स्टोरी बताने के लिए मान जाता है, बट उसके बदले में वो माधव से एक लकड़ी का टुकड़ा मांगता है जेल में। माधव जेल में उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिलवा देता है। फकीरा माधव को बताता है कि जब किसी की अननेचुरल मौत होती है तब उसकी आत्मा किसी चीज़ में फंस जाती है एंड 3 दिन बाद वापस अपनी बॉडी में जाने की कोशिश करती है। जब फकीरा उसे ये सब बता रहा होता है, वो साथ ही साथ में उस लकड़ी के टुकड़े को खुद की शेप में बना रहा होता है। उसके अगले दिन फकीरा को फांसी मिल जाती है एंड माधव को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि जो फकीरा बोल रहा था वो सच है या नहीं। तो ये देखने के लिए माधव अपने कॉन्टैक्ट से फकीरा की बॉडी अपने घर बुलवा लेता है। थोड़ी देर बाद फकीरा की बॉडी में जान आ जाती है और वो वहाँ खड़े हुए पुलिस ऑफिसर का दिल निकाल लेता है। तभी माधव टाइपराइटर से फकीरा की बॉडी के सर पर अटैक करता है एंड बॉडी से जान दोबारा चली जाती है, बट उसकी आत्मा टाइपराइटर में फंस जाती है। जैनी उन दिनों बच्ची होती है, खेलते खेलते उसके हाथ में लग जाती है। गलती से उसका खून उस टाइपराइटर पर गिर जाता है। जैनी एंड समीरा को अब प्रेजेंट में सब कुछ समझ आ गया होता है एंड जैनी टाइपराइटर को देखने के लिए विला के उस रूम में जाती है, बट टाइपराइटर वहाँ नहीं होता। मैथ टीचर अमित रॉय ने उसे वहाँ से चोरी करवा लिया होता है। जैनी पुलिस के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देती है। पुलिस ऑफिसर अमित को ढूंढता है एंड वो टाइपराइटर लाकर जैनी को दे देता है, लेकिन जैनी वो टाइपराइटर नहीं लेती क्योंकि उसे लगता है कि सारी मुसीबत की जड़ वो टाइपराइटर ही है। समीरा एंड उसके ग्रुप में अभी भी बहुत क्यूरियोसिटी होती है भूत देखने के लिए। समीरा एंड उसका ग्रुप चुपके से उस टाइपराइटर को दोबारा उसी विला में ले जाते हैं जो उसकी ओरिजिनल जगह होती है और वहाँ पर रख देते हैं। जैसे ही वो ऐसा करते हैं, जैनी का भूत दोबारा जिंदा हो जाता है एंड जैनी का भूत जैनी और बच्चों को वहाँ विला के अंदर ही पकड़ लेता है। तभी वहाँ अमित रॉय जो मैथ टीचर है वो आ जाता है, जिसके बाद में पता लगता है कि अमित रॉय फकीर का ही बेटा है जो अपने बाप को फिर से इस दुनिया में लाना चाहता है। अमित जैनी के भूत से बोलकर वहाँ विधि स्टार्ट करता है। तभी समीरा एंड ग्रुप चालाकी से उस टाइपराइटर को लेकर बाहर भाग जाते हैं। अमित उनके पीछे भागता है उन्हें पकड़ने के लिए, बट वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी पहुँच जाता है। दोनों में लड़ाई होती है एंड पुलिस ऑफिसर उस टाइपराइटर को आग लगा देता है एंड खाई में फेंक देता है। टाइपराइटर के पीछे पीछे अमित भी उस खाई में कूद जाता है। टाइपराइटर जाने के बाद जैनी का भूत वहीं गायब हो जाता है एंड फकीरा ने जो डोल बनाई होती है उसे भी जैनी आग लगा देती है। एंडिंग सीन के अंदर दिखाया है कि अमित रॉय खुद की ही सोल अपने पिताजी फकीर को दान कर देता है, जिससे वो टाइपराइटर फिर से सही हो जाता है।